17 अप्रैल 2026 ताइवान जलडमरू मध्य में सुबह 4 बजे एक जापानी युद्धपोत ग्रह के सबसे तनावपूर्ण जल क्षेत्र में पहुंचता है। इसका नाम इकाजुची है। जापानी में इसका अर्थ है गरज। ये अकेला है और वह जानबूझकर धीरे धीरे उन पानी में प्रवेश करेगा जिनकी रक्षा के लिए पूरी चीन ने किसी भी कीमत पर कसम खाई है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, 370 से अधिक युद्धपोत, 3 विमान वाहक पोत, 14 घंटे तक लगातार लड़ाकू विमानों और जहाजों से इकाजुची का पीछा किया और एक भी गोली नहीं चलाई। जापान जलडमरू मध्य से ऐसे गुजरता है मानो वह मालिक हो और जब चाहे बाहर चला जाता है। चीन एक कड़ा बयान जारी करता है, बस इतना ही। कोई इंटरसेप्शन नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगले कुछ घंटों में चीनी सरकारी मीडिया को आपा खोने पर मजबूर करने वाली चीज वो जहाज नहीं था, वो तारीख थी। जापान ने 17 अप्रैल खास वजह से चुना था। उसने चीनी कैलेंडर का सबसे अपमानजनक दिन चुना था। उसने उसी दिन त्रोआओ जहाज भेजा ताकि चीन को याद दिलाया जा सके। लेकिन वे 14 घंटे सिर्फ एक उकसावा नहीं थे, वे एक चेतावनी थे। जापान ने अभी एक जाल बिछाया है चीन के खिलाफ और चीनी सरकार में कोई नहीं जानता कि इसे कैसे निष्क्रिय किया जाए। ये समझने के लिए कि वे 14 घंटे इतने प्रभावशाली क्यों थे, आपको 131 साल पीछे जाना होगा। सन 1895। उस साल जापान और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। चीन हजारों साल पुराना साम्राज्य था। यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। जापान एक द्वीप जिसने दशकों तक चुपचाप खुद को आधुनिक बनाया था। उस समय के सभी विश्लेषक चीनी जीत पर दांव लगा रहे थे, लेकिन चीन हार गया, जल्दी और बुरी तरह। 1 साल से भी कम समय में जापानी सेना ने चीनी नौसेना को नष्ट कर दिया। उसने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और वह साम्राज्य की राजधानी पर आगे बढ़ने की धमकी दे रहा था। चीनी सम्राट ने माना सब खत्म हो गया। उसने सबसे अनुभवी प्रतिनिधि भेजा, ली होंगझांग नाम के एक व्यक्ति को। किसी भी कीमत पर शांति वार्ता करने के लिए ली ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चीन युद्ध हार चुका था। जापान, उसके पास चाकू था और उसके पास पनीर भी था। 17 अप्रैल 1895 को जापान के एक तटीय शहर शिमोनोसेकी में ली होंगझांग ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने ताइवान को जापान को सौंप दिया। ये उस दौर की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी जिसे चीनी आज भी अपमान की सदी कहते हैं। वह समय जब चीन पर आक्रमण किया गया, उसे बांटा गया और उसका शोषण किया गया दूसरे शक्तिशाली देशों द्वारा। हर चीनी नागरिक इसे स्कूल में सीखता है और 131 साल बाद इस खुले घाव की ठीक सालगिरह पर जापान ने जलडमरू मध्य में एक युद्धपोत भेजा जो ताइवान को अलग करता है चीन की मुख्य भूमि से। और ये कोई साधारण जहाज नहीं था। विध्वंसक का नाम इकाजुची है। जापानी में इसका मतलब है गरज। ये मुरासामी क्लास का है, विध्वंसकों का एक समूह जो एक ही डिजाइन पर बनाए गए थे। यह 2001 में संचालन में आया, 25 वर्षों की सक्रिय सेवा के साथ। ये जापानी बेड़े का सबसे आधुनिक जहाज नहीं, यह स्थान माया क्लास के विध्वंसक जहाजों का है जो नवीनतम अमेरिकी कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। लेकिन इकाजुची, खैर, वह भारी, सशस्त्र और सम्मानित है। दुनिया की कोई भी नौसेना इस आकार के जहाज को उकसाने से पहले 2 बार सोचती है। लेकिन उसके बारे में एक खास बात है जो इस चैन को और उकसाने वाला बनाता है। पूरी मुरासामी क्लास को पुराने जापानी शाही नौसेना के विध्वंसक जहाजों के नाम दिए गए थे। इन्हीं जहाजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के खिलाफ युद्ध किया था। वर्तमान इकाजुची ने एक शाही विध्वंसक जहाज का नाम विरासत में लिया है
जो 1940 के दशक में प्रशांत महासागर में चला करता था। ये नाम कोई संयोग नहीं है, ये आधुनिक जापानी नौसेना का एक जानबूझकर लिया गया फैसला है, जो साम्राज्यिक अतीत और वर्तमान के बीच निरंतरता को बनाए रखने पर जोर देती है। जापान के पास संचालन में 40 से अधिक आधुनिक विध्वंसक जहाज हैं। वो किसी को भी भेज सकता था, पर चुना थंडर को। शिमोनोसेकी संधि की सालगिरह पर इत्तेफाक इस बात को समझाने के लिए काफी शब्द नहीं हैं, लेकिन वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर 2026 का अप्रैल ही क्यों? इसका जवाब पिछले 40 दिनों में छुपा है। मार्च और अप्रैल 2026 के बीच चीन ने ताइवान के चारों ओर 1 महीने से ज्यादा समय तक सैन्य अभ्यास किए। ये कोई आम प्रशिक्षण नहीं था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सशस्त्र सेनाओं का आधिकारिक नाम है, जिसमें नौसेना, लड़ाकू विमान और जमीनी सैनिक शामिल हैं, समुद्र से द्वीप की नाकेबंदी का वास्तविक समय में अभ्यास कर रही थी। चीनी जहाज ताइवान को और भी आक्रामक रूप में घेर रहे थे। लड़ाकू विमान उस अदृश्य रेखा को पार कर रहे थे जो जलडमरू मध्य को बीचों बीच बांटती है, एक सीमा जिसे दशकों से माना गया, लेकिन हाल में चीन लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है। यह एक अभ्यास था। यह दुनिया भर में लाइव प्रसारित आक्रमण का अभ्यास था। शी जिनपिंग खुद सब कुछ देख रहे थे और संदेश बिल्कुल साफ था। चीन धमकी और कार्रवाई के बीच की रेखा पार करने के और करीब आ रहा था। पूरी दुनिया अमेरिकी जवाब का इंतजार कर रही थी, और अधिक प्रतिबंध, ताइवान को ज्यादा हथियार बेचना, संयुक्त राज्य अमेरिका के कड़े बयान। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि जवाब जापान से आएगा, और यही वह आकलन है जिसमें चीनी रणनीतिकारों ने गलती कर दी। 80 सालों तक जापान ने एक शांतिवादी संविधान के तहत जीवन बिताया, जो आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाता था। चीन ने दांव लगाया था कि यह परंपरा आगे भी भारी पड़ती रहेगी, कि जापान हमेशा की तरह सिर्फ शब्दों में विरोध करेगा, लेकिन वह युद्धपोत को जलडमरू मध्य में नहीं भेजेगा, कि वह पहले की कई संकटों की तरह पंगु ही रहेगा। चीन ने गलती की, और बहुत बड़ी गलती की। सुबह के 4:02, 17 अप्रैल 2026। इकाजुची ताइवान जलडमरू मध्य में जाता है। अंधेरा है। क्रू जानती है कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें पता है चीन देख रहा है। उन्हें पता है कि महाद्वीप पर हर चीनी रडार ने जहाज की मौजूदगी का पता लगा लिया है, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मुरासामे क्लास का एक डिस्ट्रॉयर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। ताइवान जलडमरू मध्य की लंबाई 370 किलोमीटर है। अगर इकाजुची अधिकतम गति से पार करना चाहे तो उसे 7 घंटे लगेंगे। उसे लगभग दोगुना समय लगा। लगातार 14 घंटे तक उसने दिखाया कि उसे कोई जल्दी नहीं थी, और वो तभी जाएगा जब वो चाहेगा। बीजिंग में चीन सेना का वह कमांड जो पूर्वी हिस्से का जिम्मेदार है। इन्होंने इकाजुची पर नजर रखने के लिए लड़ाकू विमान और जहाज भेजे हैं। वे हर हरकत, निर्देशांक और दिशा परिवर्तन दर्ज करते हैं, लेकिन वे रोकते नहीं हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय एक औपचारिक विरोध दर्ज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस घटना को जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई और गलती पर गलती बताया। चीनी सेना के अखबार ने एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें जापान पर नए सैन्यवाद का आरोप लगाया गया। शब्द, सिर्फ शब्द। 17:50 पर इकाजुची जलडमरू मध्य से निकलता है, बिना किसी जल्दी के, बिना अनुमति मांगे, एक भी गोली चलाए बिना। दशकों में परमाणु शक्तियों के बीच सबसे बड़े उकसावों में से एक भी गोली चले बिना खत्म हो गया, और जो सवाल बचा वो सिर्फ एक था। चीन ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? चीन ने 2 वजहों से गोली नहीं चलाई।
और दोनों ही कारण शर्मनाक है। पहला कारण सबसे स्पष्ट है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1960 से एक आपसी रक्षा समझौता है। इस संधि के तहत अमेरिका किसी भी क्षेत्र की रक्षा को बाध्य है जो जापानी प्रशासन के अधीन है और उस पर हमला किया जाए। अगर चीन ने किसी मिशन पर गए जापानी सैन्य जहाज पर गोली चलाई होती, वॉशिंगटन के पास हस्तक्षेप के सभी कानूनी और राजनीतिक औचित्य थे। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना पहले से ही तैनात है, जलडमरू मध्य के किसी भी बिंदु से कुछ ही घंटों की दूरी पर। एक गोली चीन जापान से युद्ध में नहीं होता, वह ग्रह की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति से लड़ता। दूसरा कारण थोड़ा अधिक सूक्ष्म है, कई मायनों में ये और भी कठोर है। किसी विदेशी जहाज पर गोली चलाना ताइवान जलडमरू मध्य के भीतर, व्यवहार में मानना होगा कि वे जल क्षेत्र चीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चीन दशकों से तर्क देता आ रहा है कि जलडमरू मध्य का हिस्सा है, यह उसके समुद्री क्षेत्र में शामिल है और कि विदेशी सैन्य जहाज वहां सिर्फ एक तरह की निहित सहमति से ही गुजरते हैं। अगर उस क्षेत्र से गुजरते जहाज पर गोली चलाई जाती है तो आप दुनिया को यह बता रहे हैं कि हां, ये जगह विवादित है, अन्य देशों का वहां होने का वैध अधिकार है। प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि जहाज जापानी है। और अगर ये क्षेत्र विवादित है, 75 साल की कहानी कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है, एक गोली से पूरी कहानी बिखर जाती है। चीनी सरकार दो हारों के बीच फंस गई थी। उसने कम दर्दनाक विकल्प चुना, कुछ न करना, 370 से अधिक युद्धपोत होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असली अपमान जिसे कोई भी चीनी प्रवक्ता स्वीकार नहीं कर सका, वो उस बात में नहीं था जो चीन ने उस दिन नहीं किया, बल्कि वो बात थी जो घटना ने उजागर की थी, भविष्य के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं जाल समझाऊं, नक्शे को देखो और एक बात पर ध्यान दो, जहां जापान शुरू होता है और जहां ये खत्म होता है, जो ज्यादातर लोग देखते हैं वह एक द्वीप देश है। लेकिन जापान द्वीप नहीं, ये हजारों द्वीपों का समूह है जो 3000 किलोमीटर लंबा है। उत्तर के सिरे से यह लगभग ताइवान तक पहुंचता है। मुख्य द्वीप जहां टोक्यो है इस चाप के केंद्र में है और दक्षिण में वहां ओकिनावा है और भी दक्षिण में और भी छोटे छोटे द्वीप। आखिरी द्वीप योनागुनी ताइवान के तट से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। चीनी सैन्य पुस्तिकाओं में इस चाप को पहली द्वीप श्रृंखला कहा जाता है और वे इसे जैसा है वैसे ही देखते हैं, एक प्राकृतिक दीवार जो चीन को प्रशांत महासागर से अलग करती है। और यहाँ हम पहुंच गए उस समस्या पर जिसे चीन हल नहीं कर सकता। देखिए, अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करे, उसे अपना बेड़ा प्रशांत महासागर में भेजना होगा, क्योंकि जो ताकत इस हमले को रोक सकती है, अमेरिकी नौसेना, वह चीन सागर के रास्ते नहीं आती, वह प्रशांत महासागर से आती है। हवाई में स्थित ठिकानों से गुआम और अमेरिका के पश्चिमी तट पर इन अतिरिक्त सैन्य बलों को रोकने के लिए, इससे पहले कि वे ताइवान पहुंचे, चीन को पनडुब्बियां तैनात करनी होंगी, विमान वाहक पोत और विध्वंसक जापानी द्वीपों के पूर्व में। लेकिन वहां पहुंचने के लिए चीनी बेड़ा एक मुख्य रास्ता है। समुद्र का एक हिस्सा जिसे मियाको जलडमरू मध्य जापान के दो द्वीपों के बीच है। ये 270 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इन 270 में से लगभग 90 किलोमीटर जापान के क्षेत्रीय जल हैं और पूरा जलडमरू मध्य ये जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है। रडार व गश्ती विमान निगरानी करते हैं 24 घंटे हर दिन। जापान अकेले नहीं रोक सकता कि चीनी जहाज गुजरे शांति के समय में, लेकिन युद्ध में कहानी बदल जाती है। युद्ध में जापान मियाको को बंद कर सकता है कुछ ही घंटों में, और न सिर्फ बंद कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है, एक बेड़े का कब्रिस्तान बन सकता है।
इस जाल के आकार को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आज वहां क्या क्या पहले से मौजूद है। जापान के सबसे दक्षिणी द्वीपों जैसे योनागुनी और इशिगाकी पर जापान ने टाइप 12 जहाज रोधी मिसाइल बैटरियां लगाई है। ये मिसाइलें लगभग पहुंच जाती हैं पूरे जलडमरू मध्य तक, जहां से चीनी बेड़ा गुजरना पड़ेगा। हर मिसाइल नीचे उड़ता है, तेज है और इसे रोकना बेहद मुश्किल है। पानी के नीचे चीन के लिए स्थिति और भी खराब है। एक अमेरिकी जापानी सेंसर प्रणाली, जिसे अनौपचारिक रूप से अंजोल कहते हैं, योनागुनी द्वीप से गुजरती है और सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। कोई भी चीनी पनडुब्बी जो मिया को जलडमरू मध्य पार करके प्रशांत महासागर की ओर जाने की कोशिश करती है, उन सेंसरों के ऊपर से गुजरती है। शांति के समय वे केवल पता लगाते हैं, युद्ध के समय वे पता लगाते हैं और वास्तविक समय में स्थिति को मित्र लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों तक भेजते हैं। ओकिनावा में 30,000 अमेरिकी सैनिक हमेशा प्रशिक्षण में रहते हैं और 2 जापानी हेलीकॉप्टर वाहक पोतों को बदला जा रहा है F-35 लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए। वही लड़ाकू विमान जिन्हें अमेरिका वर्तमान में अपनी वायुसेना के लिए सबसे अहम मानता है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ने सीखा कि बेड़े का आकार भूगोल की समस्या हल नहीं करता। ये विरोधाभास क्रूर है। ताइवान पर आक्रमण करने के लिए चीन को अपने बेड़े को प्रशांत महासागर तक पहुंचाना होगा। प्रशांत महासागर तक पहुंचने के लिए उसे मियाको से गुजरना होगा और मियाको जापानी है, यानी आक्रमण सफल होने के लिए जापान को चुप बैठा रहना होगा, जबकि उसकी द्वीपों से 100 किलोमीटर दूर एक युद्ध चल रहा है। और 17 अप्रैल 2026 को जापान ने त्रोआओ नामक एक जहाज को 14 घंटे की यात्रा पर भेजा। ताइवान जलडमरू मध्य के अंदर ये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करते हुए कि वह चुप नहीं बैठेगा। लेकिन आखिरकार जापान में ऐसा क्या बदला कि स्थिति ये हो गई? 80 सालों तक जापान एक ऐसा देश था जो संवैधानिक प्रावधान के तहत निरस्त्र था। जापानी संविधान के अनुच्छेद 9, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी देखरेख में लिखा गया, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता था कि जापान के पास सेनाएं हों, आक्रामक सैन्य बल हों। यह कानूनन शांतिवाद था। ये धीरे धीरे 2010 के दशक में बदलना शुरू हुआ, लेकिन यह तेज हो गया नाटकीय रूप से अक्टूबर 2025 में, जब जापानी संसद सन्नाए ताकाहिची नाम की एक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। ये पहली महिला है देश के इतिहास में इस पद पर रहने वाली और शिंजो आबे की राजनीतिक शिष्या, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने जापान के सैन्य नियम फिर से लिखने शुरू किए। नवंबर में 2025 में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए ताकाइची ने जोर से कहा, जो कोई भी जापानी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं कहा था, कि ताइवान पर चीनी हमला जापानी कानून के अनुसार खुद जापान के अस्तित्व के लिए एक खतरा होगा। उसने संकेत दिया कि जापान ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है। चीनी सरकार की प्रतिक्रिया तुरंत और बेकाबू थी। चीन ने जापान के समुद्री खाद्य आयात पर रोक लगाई। ओसाका में चीनी कौंसल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ताकाहिची की गर्दन बिना किसी हिचकिचाहट के काट देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ने ताकाहिची को फोन किया और दोस्ताना ढंग से अनुरोध किया कि वह भाषण नरम रखे ताकि चीन से बातचीत में बाधा न आए। ताकाहिची पीछे नहीं हटी। 5 महीने बाद विध्वंसक इकाजुची ताइवान जलडमरू मध्य पहुंचा। अगले कुछ हफ्तों में गुजरने के बाद चीन ने वही किया जैसा वह आमतौर पर प्रतीकात्मक विवाद हारने पर करता है। उसने प्रशांत महासागर में अभ्यास को युद्धपोत भेजे और नए हथियार प्रणालियों की घोषणा की और जापान पर सैन्यवाद पुनर्जीवित करने का आरोप लगा।
पर संदेश पहले ही दिया गया था। शी जिनपिंग के लिए उनके जीवन की परियोजना ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से एकीकृत करना। सत्ता छोड़ने से पहले ये काम अब और मुश्किल हो गया है, लेकिन इसकी वजह अमेरिका की कोई नई बात नहीं है और ना ही इसलिए कि ताइवान को बेहतर तरीके से हथियारबंद किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि जापान 80 साल की चुप्पी के बाद सार्वजनिक चेतावनी देने का फैसला किया। अगर चीन सीमा पार करता है तो जापान वह भौगोलिक जाल सक्रिय करेगा। 131 वर्षों तक चीन ने उस दिन का इंतजार किया जिस दिन वो 17 अप्रैल को हुई घटना को पलट सकेगा। सन 1895 की 17 अप्रैल 2026 को जापान ने चीन को याद दिलाया कि ये इंतजार शायद 131 साल से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या जापान ने ये उकसावा देकर सही किया शिमोनोसेकी की सालगिरह पर? क्या यह चीन को जल्दी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सकता है या यह ज्यादा हो गया? कमेंट्स में अपनी राय लिखें। अगर इस वीडियो ने आपकी समझ में मदद की है कि प्रशांत महासागर में वास्तव में क्या दांव पर लगा है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह देखना चाहिए। अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार और अगले वीडियो में मिलते हैं।